हेलो स्टूडेंट, मैं दिवाकर फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। अब बच्चों, हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाले क्लास में प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 1, 2 और 3 को हम लोगों ने हल कर लिया था। 4, 5, 6 और 7 जो है मार्कर के इशू के वजह से जो है रुक गया था, इंक खत्म हो गए थे। सो मार्कर नया हम लोगों ने ले लिया है, इंक भी ले लिया है, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। तो उसमें का जो चौथा सवाल है मैं यहाँ पर नोट करके रखा हूँ। चलिए थोड़ा सा सवाल को देखते हैं, समझते हैं और कैसे इसे हल करते हैं। कॉपी और पेन जरूर लेके आप लोग बैठेंगे। देखो ध्यान से। और सवाल हमसे ये कह रहा है कि भाई 2 नंबर दिए गए हैं, कौन कौन से, एक 306 और 657। इन दोनों नंबरों का HCF दे दिया है 9। कह रहा है कि यदि HCF ऑफ 306, 657 बराबर में 9 दिया है तो आपको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। चूंकि 2 नंबर है और दोनों नंबरों में से हमें एक का जैसे क्या बोलते हैं, दोनों नंबरों में से HCF दे दिया है। हमसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। HCF दिया हो तो निकालने का देखो एक फिक्स पैटर्न होता है, उसके बेसिस पे जो है अगर LCM दिया है तो HCF निकाल सकते हैं और HCF दिया है तो LCM निकाल सकते हैं। कैसे, देखो होता क्या है कि मैंने यहाँ पे एक फार्मूला के तौर पे, या फार्मूला ही आप समझें इसको, इससे अगर आप याद रखेंगे तो HCF देगा तो LCM निकाल सकते हैं और LCM देगा तो HCF निकाल सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ A और B जो आप देख रहे हैं, मतलब LCM ऑफ A और B, तो A और B के मतलब ये होता है कि A के जगह पे भी कोई नंबर आएगा और B के जगह पर भी कोई नंबर आएगा। जैसे A बराबर यहाँ पे 306 है और B बराबर 657 है। इसी तरह से दुनिया के किसी भी 2 नंबर को उठाएंगे तो वो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं LCM, जो भी नंबर यहाँ पे दिया रहेगा वैसे। ठीक है जी। अभी हमको इसमें LCM पूछा है, इसलिए LCM वाला पैटर्न में लिखा है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि LCM बराबर यानी 306 और 657 बराबर आपको दे दे और आपसे पूछे कि भाई HCF पता कीजिए 306 और 657 का कितना होगा, तो उसके लिए भी आप जानते हैं कि ये जो हर वाला पोर्शन है HCF, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, मल्टीप्लाई होकर आ जाता है। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये टोटल मल्टीप्लाई में इधर चला जाता है, जिसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। कैसे करते हैं देखो ध्यान से। इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं और इसे ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या होता है, इस 1 का मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं। मतलब ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं आसानी से। कैसे कहेंगे कि HCF A और B, A B हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा वही दोनों संख्याओं का गुणनफल ठीक है। और बटे में ये वाला पोर्शन जब इधर आया तो ये ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा, हर में। तो ये हो जाएगा LCM A और B। A और B कोई बड़ी संख्या नहीं है, एक दुनिया की कोई भी संख्या आ सकता है A और B के जगह पे। ठीक है जी। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। हमसे इसमें पूछा गया है LCM, तो ये वाला हम लोग जो है लिख करके हल करेंगे। आप लोग इस दोनों को नोट कर लेंगे और इसे याद रखेंगे। वैसे एक याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलते हैं। तो LCM किसका 306 और 657, इन दोनों का हम लोग कर लेते हैं। अब देखो 2 संख्याओं का गुणनफल का मतलब ये होता है कि जिस भी 2 संख्या के बारे में बात चल रहा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का रूप में लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे कि 300, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इससे हम लोग लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई बाई 657 और बटे में HCF हमको कितना दिया है, 9। तो 9 यहाँ लिख लेंगे और करना क्या, बस कैलकुलेट करना है। तो 306 में 9 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 3 तियाँ होता है 27, 3 बचेगा तो हो जाएगा 36। तो 9 चौको 36 यानी 34 बार में चला जाएगा 360 में भाग, गुणा में हो जाएगा आपका 657
अब 34 का और 657 का आप गुणा करा लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। गुणा कराने पे आपका आंसर आना चाहिए, या आएगा ही, कि 22,338। ठीक है जी, 22,338 इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और अगले सवाल को मैं यहाँ नोट करता हूँ। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग अपने 5वें सवाल पे आ गए हैं और 5वें सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमसे, समझते हैं इसको। ठीक है, तो सवाल हमसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। डिटेल में देख लेते हैं एक बार। हमसे कहा गया है कि जो n है वो एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या क्या होता है, वो होता है 1 2 3 एंड सो वन, ये आगे तक जाता है। ठीक है, और दूसरा सवाल हमसे ये पूछा गया है इसमें कि जो 6 है और इस पर जो घात हमको n दिया गया है, अब इस n के जगह पे इस किसी भी प्राकृतिक संख्या में से उठा के अगर n की जगह पर रखते हैं और रखने के बाद जब उसे हम खोलते हैं, मतलब एक्सपेंड करते हैं, मतलब उसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो संख्या किस पर समाप्त होना चाहिए, 0 पर। मतलब इसका इकाई अंक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इकाई अंक का क्या मतलब होता है। जैसे हम 6 पर मान लीजिए हम रखते हैं पहला प्राकृतिक संख्या, फिर 6 पर रख लेते हैं दूसरा प्राकृतिक संख्या, फिर 6 पर रख लेते हैं तीसरा प्राकृतिक संख्या। अब इसका कंडीशन ये है कि जो 6 पे घात 1 है तो 6 कम तो 6 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 6 गुणे 6 मतलब हमको 36 मिल जाएगा। अब ये जो 6 है, इस 6 के जगह पे हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। सवाल हमसे ये कह रहा है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये 6 पर घात n है, और इस n के जगह पे हम इन प्राकृतिक संख्याओं में से किसी को भी उठा के अगर रखें तो क्या वह 0 पे समाप्त होगा, यानी इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा, इस पे हमें बात करना है। तो यहाँ पर भी देखें तो ये होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 बार है तो 3 बार लिख लेंगे, तो 6 के 36, और फिर 36 में जब 6 से गुणा कराएंगे तो 6 के 36 मतलब लास्ट में हमको 6 मिलने वाला ही है। यानी एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि 6 पर घात n मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या को 6 के घात पे अगर रखते हैं तो वह 0 पे समाप्त नहीं होगा। अब 0 पे कौन सी संख्या समाप्त होते हैं और कौन से नहीं होते हैं उस पर थोड़ा एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या है कि 10 हो गया जो 0 पे समाप्त हो रहा है, इसी तरीके से 20 है जो 0 पे समाप्त हो रहा है, 30 है, इसी प्रकार से 40 है जो 0 पे सब समाप्त हो रहे हैं। तो 0 पे समाप्त होने के कुछ अपने कंडीशन होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। अब 10 को ले लीजिए, 10 को अगर हम 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या निकल के आएगा, देखिए 2 से करेंगे तो ये 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। 20 को करके देखते हैं, 20 को अगर हम करते हैं 2 से तो ये आएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 30 को भी करके देख लेते हैं भाई, 30 को करेंगे तो ये आएगा 2, 2 से करेंगे तो ये 15, फिर 3 से करेंगे तो ये होएगा 15, 5, फिर 5 से करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 1। थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। 40 को कर लेते हैं, 40 को अगर हम कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 2 से करेंगे तो ये हमको 20 मिलेगा, 20 को 2 से करेंगे तो हमको 10 मिलेगा, फिर 10 को 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, और 5 को अगर करते हैं तो ये 1 मिल जाता है। आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। क्या है कि जब हमने 10 का जब अभाज्य गुणनखंड निकाला तो हमें मिला 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 मिल गया। इसी प्रकार से जब हमने 20 का किया तो ये हमें मिल गया कि 2 गुणा 2 और गुणे में हो गया 5। इसी प्रकार से जब हमने 30 का किया तो ये हमको कुछ इस प्रकार से मिल गया कि 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार जब हमने 40 का किया तो ये हमको मिल गया 2 गुणा 2 गुणा फिर से 2 और गुणे में आ गया हमको 5। ध्यान से सुनना इसको। अब 10 का किया तो एक बार 2 आया, एक बार 5 आया। 20 का किया तो 2 बार 5 2 आया और एक बार 5 आया। 30 का जब हम किए तो 30 का किए तो एक बार 2 एक बार 3 एक बार 5 आ गया। 40 का किए तो 3 बार 2 और एक बार 5 आ गया। एक बात आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए
कि किसी भी संख्या को जीरो पे समाप्त होने के कंडीशन में कम से कम उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार तो 2 होना चाहिए और एक बार क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो किसी भी संख्या को जब हम एक्सपेंड करेंगे, प्राकृत संख्या रखेंगे, तो वह जीरो पे समाप्त होने का कैटेगरी रखती है। ठीक है, जीरो पे समाप्त होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि उसकी मतलब जिस संख्या का बात किया जा रहा है उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 आए और एक बार 5 आए। एक बार से अधिक आएगा तब भी चलेगा, नहीं आएगा तब भी एक बार से अधिक आएगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार होना चाहिए। जैसे 20 को देख लीजिए, तो यहाँ 2 बार है तब भी कोई बात नहीं, तब भी ये 0 आएगा, एक बार 5, लेकिन कम से कम एक बार होना चाहिए। यहाँ देखिए, एक बार 2 है, एक बार 5 है और एक बार 3 है। 2 और 5 के अलावा कुछ और भी है तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, एक बार 2 होना चाहिए और एक बार 5 होना चाहिए। तभी जाके किसी भी संख्या का जब बात किया जाए और उसके जीरो पे समाप्त होने की जब कंडीशन की बात की जाए तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 और एक बार 5 आएगा, तभी वह संख्या जीरो पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए और देखते हैं कि जो 6 है, जब 6 संख्या की बात की जा रही है तो 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलता है, 2 से करेंगे तो ये होगा 3 और 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1। यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो 5 वाला जो स्थान है वो क्या है, खाली है। इसलिए 6 पर घात n किसी भी कीमत पे 6 पर घात n यानी इस n के जगह पे इन प्राकृतिक संख्याओं में से किसी को रखेंगे तो ये कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होंगे, नहीं होगा, कह लो जीरो पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं आ रहा है, एक बार 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा कंडीशन क्या कहता है जीरो पर समाप्त होने का, वो ये कहता है कि इसके जिस संख्या की बात की जाए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है इसका मतलब वो जीरो पर समाप्त नहीं होगा। तो ये तो उसका कंडीशन है। आप चाहें तो ऐसे भी दिखा करके नीचे दिखा सकते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 गुणनफल के रूप में नहीं आ रहे हैं, इसलिए 6 पर घात n किसी भी प्राकृतिक संख्याओं पर जीरो पर समाप्त नहीं होगा। आप इस बात को अपने भाषा में बना के भी लिख सकते हैं या जिस प्रकार से आपके उत्तरमाला में दिया है वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा यही मानता हूं कि अगर आप अपने मन से लिखते हैं तो वो बड़ा यूनिक होता है। जैसे कैसे लिखेंगे, हम इतना काम करने के बाद से यहाँ कह देंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आने के कारण यह जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। आप अपने हिसाब से बना के लिख लेंगे, वो सही हो जाए, जो भी लिखेंगे सब सही माना जाएगा, कोई भी इसको गलत कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस सवाल का जो लैंग्वेज है वो आप अपने हिसाब से बना के लिख लेंगे, या जो मैंने बोला उसे लिख लेंगे, या फिर जो उत्तरमाला में दिया वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने सवाल नंबर 6 पे। देखते हैं सवाल हमसे क्या कहना चाहता है, क्या पूछ रहा है हमसे। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस का 13 और 7 6 5 4 3 2 1 सब मल्टीप्लाई में है, प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या है, इस कक्षा 10 की जो मैंने पहला क्लास लिया है उसमें इस चीज़ के बारे में डिटेल में समझा दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं दोबारा जाकर उसको देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ बता देता हूँ कि देखो, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, यानी कम से कम 3 होना चाहिए। यानी वे सभी नंबर जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, और जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड यानी 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। थोड़ा देखते हैं क्या है। जैसे मान लो अगर 4 है, गुणनखंड कहने का मतलब क्या है कि जितने संख्याओं से भाग चला जाए, तो 4 को अगर हम 1 से भाग देंगे, अच्छा एक ऐसा संख्या होता है जो दुनिया के सभी संख्याओं को डिवाइड कर देता है। तो 4 को 1 डिवाइड करेगा, 4 को 2 भी करेगा, तो 4 को 4 भी डिवाइड कर देगा।
यानी 1, 2 और 3, यानी 4 के 3 गुणनखंड दिखाई दे रहा है, मतलब 3 लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 तो भाई आपका भाज्य संख्या हो गया, लेकिन बात करते हैं 3 का। तो 3 को 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, 3 को 3 भी डिवाइड करेगा, लेकिन 3 को 1 नहीं बल्कि 3 को 3 डिवाइड करेगा। तो 3 को 1 और 3 को 3 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो उसे डिवाइड कर सके। तो ऐसे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, देखिए 1 और 2 गुणनखंड है, और 4 का देखेंगे तो 1, 2, 3 गुणनखंड है, इसलिए 4 हो जाता है भाज्य संख्या और 3 होता है अभाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्या होता है वो 4 से शुरू होता है, जैसे 4 हो गया, 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। अच्छा, कई बच्चे ये कहते हैं सर जो विषम संख्या होती है उसी को तो अभाज्य संख्या कहते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ 9 विषम संख्या है, लेकिन 9 को अगर आप ध्यान से देखें तो 9 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 9 को 9 भी डिवाइड करेगा, और 9 को 3 भी डिवाइड कर रहा है। तो 1, 2 और 3, जिस अंक के 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, और जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड है, यानी 1 और स्वयं के अलावा। 1 और स्वयं के अलावा का मतलब जैसे ये हो गया, जैसे आपका 5 हो गया, 5 को 5 के अलावा और 5 को 1 के अलावा कोई और संख्या इसको डिवाइड नहीं कर सकता। 7 को 7 के अलावा और 7 को 1 के अलावा कोई और संख्या इसे डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए जो अभाज्य संख्याएं होती हैं अभाज्य, वो 2, 3, 5, 7, 11 और 13 ऐसे बढ़ते जाते हैं आगे, मतलब बहुत दूर तक जाते हैं। तो उम्मीद है कि इन सब चीज़ों से आपको भाज्य और अभाज्य तो क्लियर हो गया। देखिए, अगर आपको संख्याएं पहले से याद होती तो इतना डिटेल में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। खैर ठीक है, अब इसको देखते हैं। कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। अरे भाई, भाज्य संख्या हम तभी न कहेंगे जब उसके कम से कम 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक होंगे, तभी जब इनको कैलकुलेट करने के बाद से कम 3 गुणनखंड आएंगे, तभी तो हम कहेंगे ना कि भाई ये भाज्य संख्या है। यदि 2 गुणनखंड निकल के आते हैं तो कहेंगे भाई कि ये अभाज्य संख्या है। लेकिन ये बोल दिया है पहले कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, मतलब ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, जबकि 7, 11, 13 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन एक प्लस में 13 जोड़ करके हमसे पूछ लिया है कि आप बता दीजिए कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, हल करते हैं। पहला लिख लेते हैं कि ये 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में होता है 13। थोड़ा देखते हैं, इस सब में से आप देखेंगे कि इसमें से और इसमें से 13 दोनों में है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, 13 को बाहर कर लेते हैं। तो बाहर करेंगे तो अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा 7 गुणे 11 और गुणे में 1 के 13 की जगह पर हो जाएगा 1। ठीक है, 13 की जगह पर क्या हो जाएगा 1, और प्लस में 13 निकल गया तो इसके जगह पर भी 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो अब थोड़ा 13 हो गया यहाँ पे, और 11 77 77, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही आएगा, 77 और प्लस में 1 तो 13 हो गया, और 77 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 78। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 चीज़ गुणा में दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसमें 1 और लिखें, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई देखो 1, 2 और 3 कम से कम कितने गुणनखंड मिल गए, 3। तो जिसके भी 3 अंक अगर डिजिट में दिखाई दे रहे हैं, मतलब गुणा में दिखाई दे रहे हैं, 3 अंक अगर गुणा में दिखाई दे तो उसे हम क्या बोल देंगे, भाज्य संख्याएं ये कहलाते हैं। अगर ये एक ही संख्या होता टोटल, तब हम उसे कहते, तब 1 और वो हो जाता संख्या, तब उसे कहते हैं ये भाज्य नहीं बल्कि अभाज्य संख्या है। समझ गए बात को। दूसरा देखते हैं। इसमें पहला पार्ट मान लीजिए ये है, दूसरा पार्ट इसमें का ये है, और ये कहता है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे में 2 गुणे में 1 और प्लस का हो गया 5। होता क्या है, इसमें भी सेम वही काम करेंगे, 5 को हम बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, अंदर बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5 नहीं आएगा इसमें, थोड़ा जल्दीबाजी में, क्योंकि 5 जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 नहीं रहेगा। तो 6 और गुणे में हो जाएगा आपका 4, गुणे में हो जाएगा 3, गुणे में हो जाएगा 2 और गुणा में 1 है तो 1 रहने देते हैं, और प्लस का यहाँ जब 5 बाहर निकल गया यहाँ 1 हो जाएगा, तो लिख लेंगे 5, सबका गुणा कराते हैं, 3 दूना होता है 2 3 हो जाएगा 6, 6 चौक हो जाएगा 24, और 24 में जब 6 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 24 में 6 से तो क्या मिलेगा
तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 का हो जाएगा आपका 4, 2 हो गया हाथ में, 6 दूना 12, 13 और 14 हो गया, तो 144 ये हो गया। फिर 7 का मल्टीप्लाई करा लीजिए इसमें, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 का मतलब हो गया 8, फिर 2 हो जाएगा, 7 चौको 28, 2 30 का हो जाएगा 0, हाथ में हो गया 3, और 7 एकम 7 3 10। मतलब क्या मिल गया हमको, यहाँ पे हमको मिल रहा है कि 1008 और प्लस में 1 वहाँ पे है तो इसको भी ऐड कर लेंगे, यानी कि 5 और गुणा में 1009 और गुणा में आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 1009 और ये क्या है, गुणे में 1 दिखाई दे रहा है, मतलब तीन अंक हमको गुणा में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला संख्या भी क्या हो जाएगा, गुणज के रूप में दिखाई दे रहा है 3 अंक, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। 2 होता है तो अभाज्य, 3 है तो भाज्य संख्या। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो इसको नोट कर लीजिए और लास्ट सवाल को देख लेते हैं, 7वें सवाल को। प्यारे बच्चों, हम लोग अपने इस एक्सरसाइज के जो है सबसे अंतिम सवाल पे आ गए हैं, 7वां, जो कि सवाल बहुत लंबा है इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं नोट किया है, बस खास चीज़ें जो है उसका नोट कर लिया गया है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, सवाल को मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सवाल हमसे ये है, थोड़ा ध्यान से देखिए, सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि ये गोल सा मैदान है, मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूँ, और ये कुछ रास्ते हैं बनाए गए, और मान लेते हैं कि यहाँ से सोनिया और रवि चलना शुरू करते हैं। तो सोनिया को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को सिर्फ 12 मिनट ही लगते हैं। अब सवाल में ये कहता है कि एक ही समय पर और एक ही स्थान से ये दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। तो दौड़ना शुरू करेंगे तो भाई जब रवि 12 मिनट में ही चलता है, ये 18 मिनट, तो 18 मिनट वो लेट है, ये पहले चलता है, तो रवि ऑलमोस्ट आगे निकल जाएगा, तो ये पीछे पीछे आएंगे। तो सवाल हमसे यही पूछा है कि ऐसा कब संजोग बनेगा कि रवि और सोनिया दोनों फिर से जहाँ से चले थे वहाँ कब मिलेंगे। तो देखो, इसका बहुत ही साधारण सवाल है, कोई देखने में बहुत लंबा है। आपको एलसीएम निकालना मैंने पहले भी सिखाया है, एलसीएम निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले 18 और 12 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 18 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 9, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक इसी प्रकार से 12 का कर लेंगे, तो 12 का करेंगे तो 2 से हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। लिख लेते हैं कि 18 का लिखने का तरीका यही है, मतलब ये सवाल में लिखेंगे कितना जो दिया हुआ है, और यहाँ से सॉल्यूशन जो है आपका शुरू हो जाता है यहीं से। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे कि 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है जी, क्या है 2 3 3, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर कह लेंगे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ किसका 18 और 12 का। चलिए, तो ये हो गया 18 और 12 का लिखना है, तो करेंगे क्या, एलसीएम लिखने का क्या तरीका होता है, तरीका ये होता है कि भाई ये 2 हो गए, 2, फिर ये 3 दोनों में है तो उसको भी एक ही बार लिखेंगे, बाकी ये दोनों आ गए एक्स्ट्रा तो इसको भी लिख लेंगे 2 और 3। एलसीएम निकालने का क्या तरीके होते हैं, जो दोनों में होते हैं उसको एक बार लिखते हैं, और जो बाकी होते हैं उसको नोट कर लेते हैं। तो जो दोनों में है 2 तो उसको एक बार लिख लिए, फिर 3 है तो उसको भी एक बार लिख लिए, बाकी ये 2 और 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको भी नोट कर लेते हैं। तो 2 3 हो गया 6, 6 दूना होता है 12, 12 3 होता है 36, यानी कि 36 मिनट
36 मिनट के बाद से सोनिया और रवि एक दूसरे से जहाँ से चले थे वहीं वो मिलेंगे। तो मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और हम लोग इसके बाद से जो है प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण और उसके सभी सवालों को हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए और पढ़ाई में मन लगाइए। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय।